आज हम लोग बात करने वाले हैं भक्ति के दूसरे पाठ गति यानी कि मोशन के। तो हम लोग इसके पहले क्लास में पढ़ चुके थे विज्ञान तथा मापन क्या होता है, इसके पूरे को हम लोग पढ़ चुके थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। दूसरा वीडियो क्लास 9 का था, आपको वेग समय ग्राफ, जो इसी चैप्टर के लास्ट में वेग समय ग्राफ होता है और 3 सूत्र वहाँ सिद्ध करना होता है। S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s और v बराबर यू प्लस ए टी। ये आपके 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि संवेग समय ग्राफ से रिलेटेड मैंने उसे आपको बता दिया। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं कि इसके आगे और भी हम लोगों को क्या क्या चीज़ पढ़नी है। जितना चीज़ आज लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला लिखा हुआ हम लोगों का कि चैप्टर का ही नाम है गति। तो गति और विराम, ये दो बातें यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले लिखा हुआ है। तो देखिए विराम और गति का मतलब क्या है, स्पष्ट तो हो रहा है कि विराम है जो वो स्थिर है और जो गति है वह गतिशील है। तो दोनों में परिभाषा हम लोग किताब के रूप से कैसे देंगे और समझ करके कैसे देंगे वो समझना है। बताना है कि विराम में, तो विराम में कोई भी पिंड खड़ा रहता है या पार्टिकल खड़ा रहता है या वस्तु खड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए मेरे में परिवर्तन, जैसे हम स्थिर रहेंगे तो मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कोई गेंद है, जब तक हम उस पर कोई परिवर्तन ना डालेंगे तो वो परिवर्तनशील नहीं होगा, यानी वो एक जगह रुका हुआ रहेगा। जब वह एक जगह रुका रहेगा तो उस चीज़ों को हम लोग विराम में कहते हैं। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, यानी कि किसी निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु पर कोई परिवर्तन ना हो या उसके दिशा में परिवर्तन ना हो, वह हम लोगों का विराम कहलाता है। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है, यानी कि कोई एक वस्तु दूसरे पर जब हम दबाव डालते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन ना हो, वह विराम स्थिति कहलाती है। अर्थात किसी निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा स्थिति परिवर्तन नहीं होने की प्रक्रिया विराम कहलाती है। एक बार फिर से, किसी निश्चित समय में किसी वस्तु पर परिवर्तन ना होने की प्रक्रिया विराम कहलाती है। एक बार फिर से सुन लेते हैं, किसी वस्तु पर किसी निश्चित समय में या किसी निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा अपने स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं हो, यह विराम कहलाती है। क्लियर हो गया? इसको हम लोग नोट कर लेंगे क्या, कि किसी निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा स्थान परिवर्तन नहीं होने की प्रक्रिया विराम कहलाती है। और उस वही पर दूसरा जब है गति, तो हम लोग क्या कहेंगे, दोनों का परिभाषा भी ले लेंगे और उदाहरण भी लेंगे। गति में क्या कहेंगे कि किसी निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु में परिवर्तन होने की स्थिति गति कहलाती है। निश्चित समय अंतराल में, कोई समय जरूर लगा होगा, वह निश्चित समय होगा। निश्चित समय अंतराल में कोई वस्तु स्थान परिवर्तन होने की क्रिया को गति कहते हैं या गति में कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु में स्थान परिवर्तन समयांतराल में हो रहा हो, वह गति में कहा जाता है। तो ये हम लोगों का था विराम और गति। दोनों का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक जगह पर स्थिर लड़का, एक जगह पर स्थिर गेंद इत्यादि, ये आपका विराम का उदाहरण हो गया। वहीं गति के बारे में बात करें तो एक चलता हुआ लड़का, एक उछलती हुई गेंद इत्यादि, ये सभी हम लोग गति में उदाहरण आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि गति होती है, गति का मतलब हो गया क्या, स्थान परिवर्तन। तो हम लोग बहुत सारा स्थान परिवर्तन देखते हैं और बहुत को नहीं भी देखते हैं। जैसे अभी हम लोग दौड़ते हैं तो हमारा स्थान परिवर्तन होगा, और फिर लेकिन हमारा सूर्य और चंद्रमा भी चक्कर लगाते रहते हैं, मैं इसे नहीं देख पाता, तो इसे हम लोगों को पता नहीं चलता कि यह विराम में है
की गति में है, लेकिन वहाँ भी गति होती है। सिलाई मशीन यदि चलाया जाता है तो वहाँ भी गति होती है। यदि हम झूले पर झूलते हैं तो वहाँ भी गति होती है। तो अब हम लोगों को पता करनी है कि कौन सी गति कैसी होती है, कौन सी वृत्तीय गति है, कौन सी दोलनी गति है, कौन सी रैखिक गति है, ये सभी चीज़ों को, कौन सी आवर्त गति है, ये सभी चीज़ों को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले गति का परिभाषा आप लोग जान गए कि किसी निश्चित समय अंतराल में कोई वस्तु में स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया या क्रिया, किसी निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु में स्थान परिवर्तन होने की प्रक्रिया गति में कहा जाता है। ये आपका परिभाषा हो गया। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए हम लोग अब गति के प्रकार को जानते हैं। गति के प्रकार में देखिए, आप लोगों को 4 प्रकार की गति अभी हम लोगों को पढ़नी है। 11वीं क्लास में जाने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा और भी गति के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए रैखिक गति है, दूसरा वृत्तीय गति है, और ये दोलनी गति है, और ये आवर्त गति है। तो देखिए आपको कुछ समझना है यहाँ पर कि कौन सी गति किसके साथ सूट करेगी। रैखिक मतलब होता है आपको रेखा, मीन्स यदि कोई क्षैतिज रेखा में, खड़ी रेखा में, पड़ी रेखा में कोई गति हो रहा हो। जैसे मान लिया जाए कि आप एक बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हुए कोई गति करें, यह भी आपका रैखिक गति कहलाएगा। दाएं तरफ से बाएं तरफ जाएं, यह भी रैखिक गति कहलाएगा। आप अप से डाउन से अप की ओर जाएं, ये भी रैखिक गति कहलाएगा। आप अप से डाउन की ओर आए, ये भी रैखिक गति कहलाएगा। तो कहिएगा क्या सर ये सरल रेखा में ही केवल है या सीधी रेखा में है तभी? नहीं, आप क्षैतिज रेखा भी ले सकते हैं। ये देखिए क्षैतिज रेखा बट सरल रेखा में होनी चाहिए। सरल रेखा किसको कहते हैं? ये ना हो, ये ना हो, बस ये सरल रेखा में होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये क्या हो गया? रैखिक। तो रैखिक क्या आपको नजर आ रहा है कि जो कि एक सीध में आपका गति कर रहा हो। एक सीध मतलब सरल रेखा पर गति कर रहा हो, उसे हम लोग रैखिक गति कहते हैं। यहाँ पर रैखिक गति क्या होगी कि जो गति सीधी रेखा में या वक्र रेखा में लगती है वह गति रैखिक गति कहलाती है। यानी कि वैसी गति जो सीधी रेखा पर और वक्र रेखा पर हो उसे रैखिक गति कहते हैं। वैसी गति जो सीधी रेखा और वक्र रेखा पर हो उसे रैखिक गति कहते हैं। जैसे दौड़ता हुआ बच्चा, ढलान पर सरकता हुआ बच्चा, ढलान पर घुड़कता हुआ गेंद, लुढ़कता हुआ गेंद इत्यादि। एक बार फिर से, रैखिक गति किसी सीधी रेखा पर या वक्र रेखा पर लगने वाली गति को रैखिक गति कहते हैं। जैसे दौड़ता हुआ बच्चा, दौड़ता हुआ घोड़ा, ढलान पर घड़कती हुई गेंद इत्यादि। दूसरा आपका है वृत्तीय। वृत्तीय से साफ नजर आती है कि जो गति वृत्ताकार अवस्था में लगती है या वृत्ताकार रूप में लगती है, उस गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। वैसी गति जो वृत्ताकार आकार में लगती है उसे हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा इत्यादि। वृत्तीय गति एक बार फिर से, आप सौर मंडल में देखे होंगे बहुत से ग्रह और उपग्रह जो है कि अपने अपने केंद्र के और अक्ष के साथ साथ एक दूसरे का परिक्रमा करते रहते हैं। तो वहां पर आप क्या देखते हैं कि वह वृत्ताकार स्थिति में होती है। जैसे बीच में यदि किसी ग्रह को केंद्र मान लिया गया तो वह उसके निश्चित दूरी के साथ ही वह चक्र लगाएगा, ना कि उससे आगे और पीछे नहीं होगा। यह जो है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो हम लोग इसी चैप्टर में गुरुत्वाकर्षण भी आगे जाकर के ग्रेविटेशन भी पढ़ेंगे, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटिविटी का सूत्र क्या होता है, ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो वृत्तीय यानी कि वृत्तीय का मतलब हो गया कि वैसी गति जो वृत्त आकार के रूप में लगता है उसे हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्रण करना इत्यादि। दोलनी गति देखिए क्या होता है, निश्चित समय अंतराल में आगे पीछे या ऊपर नीचे, निश्चित समय अंतराल में कोई भी गति ऊपर नीचे और आगे पीछे निश्चित समय अंतराल में लगती हो उसे दोलनी गति कहते हैं। फिर से समझो, दोलनी गति वैसी गति जो निश्चित समय अंतराल में आगे पीछे या ऊपर नीचे होती है वह गति दोलनी गति कहलाती है। जैसे
घड़ी के पेंडुलम की गति, वो आप देखिए घड़ी की पेंडुलम हिलते रहती है, एक निश्चित समय अंतराल में वह जो है कि घूमते रहती है इत्यादि। आवर्त गति में आइए, इसमें कहता है किसी निश्चित समय में अपने कार्य को दोहराने वाली गति, किसी निश्चित समय अंतराल में अपने कार्य को दोहराने के लिए लगी गति, यह कहलाती है आवर्त गति। क्या कहलाया? किसी निश्चित समय अंतराल में अपने गति के द्वारा अपने कार्य को दोहराती है, वह कहलाती है आवर्त गति। जैसे सिलाई मशीन में लगी हुई सुई की गति, उसके बाद फिर आप देख लीजिए झूले की गति इत्यादि, ये सभी आप लोगों का आवर्त गति। और आवर्त गति और दोलनी गति लगभग दोनों एक दूसरे के मिला जुला होता है। तो इस प्रकार के 4 गति के बारे में हम लोग जाने, रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति और आवर्त गति। अब आइए हम लोग जानते हैं यहाँ पर विस्थापन और दूरी। विस्थापन और दूरी में थोड़ा थोड़ा अंतर है, कंफ्यूजन नहीं करना है कि विस्थापन क्या है और दूरी क्या है। आइए हम लोग बात करते हैं विस्थापन पर और दूरी पर। देखिए विस्थापन और दूरी में थोड़ा सा अंतर खाली समझ लेना। ये देखिए, मान लो कि ए कोई पार्टिकल यहाँ है और बी कोई पार्टिकल यहाँ है, तो ए से बी तक पहुँचना है, इसके लिए बहुत रास्ते हैं। पहला नंबर तो आप सरल रेखा पे चले गए, और दूसरा मैं कहूँगा कि नहीं, रास्ते में यदि पोखर है तो हमको इधर से जाना है, तो ये जो गए तो यह दूरी कहला जाएगा, और यह जो हम लोग गए यह विस्थापन कहला जाएगा। बस यही अंतर है, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। तो क्या दिक्कत हो रही है? विस्थापन में आप लोगों को केवल परिमाण चाहिए कि परिमाण मान लिया जाए कि 10 किलोमीटर की ये दूरी है। ये दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर की। तो ये 10 किलोमीटर आपका विस्थापन हो गया। बट हम यहाँ से गए तो ये 10 किलोमीटर नहीं लग के हमको दूरी 12 किलोमीटर चलना पड़ा। और इसमें एक चीज हो गई, दिशा बता देगी। दिशा का मतलब आप यहाँ से मान लिया जाए पहले हम यहाँ गए तो ठीक है कि हम पूरब की ओर चले, फिर आप दक्षिण की ओर चले, फिर आकर के पश्चिम की ओर चले, तो वहाँ गए। तो कहने का मतलब क्या? विस्थापन में केवल परिमाण होता है। परिमाण का मतलब रिजल्ट होता है, मतलब उत्तर होता है, जैसे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर इत्यादि। लेकिन आपको दूरी में क्या मिलेगा? दूरी में मिलेगा परिमाण और दिशा दोनों को बताती है। यही अंतर है। इसका एक चित्र के साथ मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रही है 2 आकार मैंने बनाया है, आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। यह आपका प्रारंभिक स्थिति है, ये आपका अंतिम स्थिति है। बस इन दोनों स्थिति में हम लोगों को यह देखना है कि हम लोगों का यहाँ पर देखिए ये जो तय की गई दूरी ये वाला है ना ग्राफ, जो कि आपका सरल रेखा में नहीं है, यह आपका असरल रेखा में है। तो यहाँ जो आपको नजर आ रही है ये तय की गई दूरी है और ये आपका विस्थापन है। उसी तरह से यहाँ प्राथमिक स्थिति में, पहली स्थिति में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या, प्रारंभिक स्थिति जो है वो ए पर है और अंतिम स्थिति आपका बी पर है। तो बीच में ये तय की गई दूरी और विस्थापन, तो जब तय की गई दूरी और विस्थापन समान हो तो उस समय विस्थापन और तय की गई दूरी का मान समान होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला। लेकिन आपका तय की गई दूरी हो गई ऊपर वाला। मीन्स तय की गई दूरी में एक चीज को ही केवल ऐड करनी है, वो तय की गई दूरी में क्या होगा, आपका परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में आपका दिशा बताएगा। बस यही 2 चीज को देखना है। ये हो गया आपका क्या, विस्थापन और दूरी। आइए इसमें हम लोग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों पर बात कर लेते हैं। देखिए धनात्मक क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने केंद्र मान लिया, केंद्र मान लिया, तो केंद्र से यदि लेफ्ट हैंड की ओर विस्थापन हो रहा हो, यानी कि बाएं तरफ, तो यह ऋणात्मक होगा। ध्यान में है क्या? यदि किसी केंद्र से बाएं तरफ जाने की स्थिति हो तो वह ऋणात्मक होगा, और दाएं तरफ जाने की स्थिति हो तो वहां पर धनात्मक होगा। तो विस्थापन समझ में आ गया कि यहाँ पर दिशा बताती है, और दिशा बता रही है तो विस्थापन में आप लेफ्ट साइड जाओगे तो ऋणात्मक मिलेगा, राइट साइड जाओगे तो धनात्मक मिलेगा, और जब बीच में रहेगा तो शून्य होगा। क्योंकि यदि प्रारंभिक स्थिति है तो प्रारंभिक स्थिति में प्रारंभिक वेग शून्य होता है। क्योंकि मान लो कि कोई विराम में बच्चा रहना पसंद करता है, तो विराम में कहेंगे उसकी चाल कितनी है, तो शून्य। तो सब कुछ, वेग शून्य, चाल शून्य, गति शून्य, यानी कि सब कुछ शून्य, विस्थापन शून्य। तो एक जगह बच्चा स्थिर रहेगा तो वहां पर उसका मान जो है शून्य होगा। वहां से जैसे ही वो लेफ्ट हैंड आने का प्रयास करेगा वह ऋणात्मक होगा, और राइट हैंड जाने का प्रयास करेगा धनात्मक
ऋणात्मक होगा। तो एक यहाँ से छोटी छोटी प्रश्न भी बन गई कि यदि बच्चा मूल बिंदु पर, तो जहाँ केंद्र होता है, जहाँ पर बीच वाला बिंदु होता है ना, उसको हम लोग मूल बिंदु और ओरिजिन कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर u का मान, u को कहते हैं प्रारंभिक वेग और v को कहते हैं अंतिम वेग। ये हम लोग लास्ट क्लास में s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये सिद्ध करने में देखे थे। आपको इस डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आपको आई बटन में भी दे देंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए बाएं तरफ जाइए तो ऋणात्मक, दाएं तरफ धनात्मक, बीच में हो गया शून्य। आगे बढ़ते हैं, ये आपका सभी कंप्लीट हो गई। आइए अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को पढ़नी है इस चैप्टर में, वह सदिश और अदिश है। और सदिश अदिश जानने के लिए आपको विस्थापन और दूरी जान लीजिए, बस हो जाएगी। जिस प्रकार से हम लोग विस्थापन में कहे कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होती है, परंतु दूरी में केवल परिमाण होती है, दिशा की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे भी असमतल जगह पर दिशा नहीं बताती है, बट समतल जगह पर दिशा बताएगी, या तो लेफ्ट राइट अप डाउन, या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बस ये हो सकती है। तो आइए अब हम लोग इस पर बात करते हैं सदिश पर और अदिश पर। देखिए सदिश और अदिश में अंतर क्या है वो देखिए। स मतलब देखिए आप 100 के साथ आप देखिए एक चीज लगाते हैं हम, सपुत्र मतलब अच्छा पुत्र। तो स का मतलब क्या होता है, यह कहलाता है हाँ, क्या कहलाता है हाँ। और अ का मतलब जैसे ओ के साथ कुछ दे दो, जैसे हम लोग कह दे अमान्य मतलब मान्य नहीं, इसका मतलब क्या हुआ नहीं, तो और इसका मतलब हो गया हाँ। तो दिश का मतलब होता है दिशा, दिशा मतलब होता है जाने के लिए एक दिशा बताया जाता है, तो वह दिशा हाँ, यानी कि बस इसी से परिभाषा निकल गया कि जिसमें जिस राशि में दिशा और परिमाण दोनों हो, परिमाण सब में रहेगा, इस वजह से जिसमें दिशा हो वह कहलाएगा क्या आपका सदिश, और जिसमें दिशा नहीं हो वह कहलाएगा अदिश। और थोड़ा सा इसमें लगा देंगे क्योंकि परिमाण होता है दोनों में, जिस राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है उसे सदिश कहते हैं। जिस राशि में दिशा केवल होती है, सॉरी परिमाण केवल होती है, उसे हम लोग अदिश कहते हैं। यानी कि ऊपर वाले में आपका दिशा होगा, इस नीचे वाले में दिशा नहीं, क्योंकि ओ से पता कर लेना है। अभी एग्जांपल भी लेंगे कौन से सदिश है कौन से अदिश है, लेकिन एक बार फिर से कि जिस राशि में दिशा और परिमाण दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। और जिन राशि में केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, तो दिशा नहीं हो तो दिशा नहीं भी लिख सकते, कोई जरूरत नहीं है। यानी कि वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश कहते हैं, और वैसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। अब हम लोग इसका उदाहरण लेंगे, कौन से सदिश हैं कौन से अदिश हैं, और उसमें बताएंगे कि दिशा है या नहीं है। तो देखिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उसको समझना है कि अदिश कौन सा होगा, सदिश कौन सा होगा और क्यों होगा, इस चीजों को भी समझना है। सबसे पहले तो देखो दिशा होने के कारण सदिश को इस प्रकार से हम लोग सूचित करते हैं। तो ये जो भी है कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर में जो हम लोग लगा दिए ये सदिश है। जैसे हम लोग कह सकते हैं इसको वेक्टर ए, सदिश को अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर, और अदिश को अंग्रेजी में कहते हैं स्केलर। तो वेक्टर और स्केलर और वेक्टर ये दो प्रोडक्ट होते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर, यानी कि आपका सदिश हो तो ये कहलाता है हम लोगों का वेक्टर। आइए बात करते हैं हम लोग अदिश और सदिश में जो उदाहरण लिए हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि अदिश जो होगा उसमें दिशा नहीं होगा, और सदिश जो होगा उसमें दिशा होगा और परिमाण भी होगा। तो परिमाण तो निश्चित है दोनों में। यदि हम द्रव्यमान कहेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग विज्ञान तथा उसका मापन पढ़े थे। उसमें हम लोग समय का, आयतन का, घनत्व का, ये सभी का, हम लोग बल का, ये सब जाने थे। उसके बाद जो है कि यहाँ पर त्वरण का, बल का, ये सब का ऐसा मात्रक भी जाने थे। यहाँ पर बात हम लोग करने वाले हैं कि कौन सा सदिश है और कौन सा अदिश है और क्यों है। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ, वजन। वजन 5 किलो 10 किलो। तो देखिए यहाँ पर वजन जब हम लोग नापते हैं तो आपको क्या पता चल रहा है, दिशा कहीं नहीं बोध हो रहा है। जैसे मान लो कि कोई तैर रहा है,
तो तैर रहा है तो वहाँ दिशा है कि वो पूरब जाएगा, पश्चिम जाएगा इत्यादि। जैसे मैं किसी को धकेल रहा हूँ तो धकेल रहे तो कोई दिशा में वो जाएगा, उस पर दबाव लगेगा तो उसके समय के साथ उसके मतलब रूप में परिवर्तन होगा, उसके आकार में परिवर्तन होगा, उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। तो वह जो दिशा बताएगा, तो जैसे विस्थापन, हम धक्का मारे किसी में तो विस्थापन, या मैं दौड़ना प्रारंभ किया तो किस वेग से दौड़ रहे हैं, किस चाल से दौड़ रहे हैं, तो वो जो वेग हो जाएगा हम लोगों का, वह हमारा दिशा बताएगा कहाँ जा रहा है। त्वरण में भी आपका क्या था, त्वरण के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे बढ़िया से। त्वरण भी हो जाएगा हमारा क्या, सदिश। बल हम लोग किसी दिशा में लगाएंगे, बल एक ऐसा कारक है, इसमें हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे, जो किसी वस्तु के अवस्था, आकृति और स्थिति में परिवर्तन कर दे, वह बल कहलाता है। तो वो जो परिवर्तन लाता है किसी चीज पर, वो किसी दिशा में लगाता है, इसलिए वो आप लोगों का बल कहलाया। तो जितना में दिशा आया, ये सब में दिशा आया, इसलिए सदिश। अब हम लोग इधर लेते हैं समय। समय कोई दिशा नहीं है, समय हम लोग का खत्म हो रहा है किस दिशा में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं, इसलिए समय। आयतन, आयतन हो गया हमारा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एक एरिया का हम लोग आयतन निकालते हैं, एक जगह का, एक क्षेत्र का निकालते हैं। तो वहां पर हम लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि वो किस दिशा का आयतन है। अतः ये सभी चीजें जो हम लोग इधर किए हैं, जैसे देखिए हम कार्य है, कार्य का मतलब हो गया हम कोई काम कर रहे हैं, बैठ करके कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोगों को क्या हो रहा है कि वहां ये पता नहीं चल रहा कि हम लोग किस दिशा में। मिस, जहां दिशा की बात ना हो वो अदिश, जहां दिशा की बात हो वो सदिश। तो ये अदिश का सारा डेफिनेशन हो गया, ये सदिश का सारा डेफिनेशन हो गया और उदाहरण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए अगला यहाँ पर आपको है औसत चाल। औसत चाल का मतलब होता है किसी निश्चित समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तय दूरी के औसत को हम लोग औसत चाल कहते हैं। औसत देखिए क्या होता है, औसत का मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ से वहाँ तक जो पहुँचे, तो दोनों जगह पहुँचने की क्रिया के बाद जो हम लोग उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, यही हम लोगों का औसत चाल कहलाता है। औसत चाल हो एक ही बात है, तो हम लोग चाल के बारे में जान जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग औसत चाल और चाल को दोनों को एक ही साथ, या एक समान चाल, ये 3 प्रकार का चाल है। तो एक समान चाल क्या होता है उसको भी समझिएगा, ठीक है। तो हम लोग तीनों चाल को एक साथ ध्यान से देखते हैं। तो चाल कब होती है, ध्यान दीजिएगा कि मान लो ए बिंदु से मैं बी बिंदु तक जाता हूँ, ये बी बिंदु तक गए, ए से बी तक जाने में लगा समय तय दूरी के अनुपात को, देखिए तय दूरी हो गया ऊपर में, और इसमें लगा समय, बस यही चीज आपका कहलाता है चाल। तो देखिए जैसे हम लोग कहते हैं तो आपकी 1 घंटा में, चाल क्या होता है कि 1 घंटा में हम लोग कहाँ तक चले गए कि 1 घंटा में हम लोग चले गए 20 किलोमीटर। चलो 20 किलोमीटर में साइकिल चलाया, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये लगा देते हैं हम लोग। तो ये जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा लगा है, तो देखो इसको अभी अभी हम लोग कल कुछ सूत्र पढ़े थे जिसमें विज्ञान तथा मापन में, तो पहले हमारा ये था किलोमीटर और बटे था क्या आपका h, ये घंटा हो गया। तो किलोमीटर जो ऊपर में है ये किसका SI मात्रक है, आपका दूरी का SI मात्रक, मीटर में या किलोमीटर में या फुट में, ये 3 प्रकार के हम लोग जाने थे। और ये समय का देखिए, समय का सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पर घंटा लिखा हुआ है क्योंकि आप घंटे को मिनट, मिनट को सेकंड में बदल सकते हैं। तो समय को हम लोग, अब देखिए ये दूरी, तो दूरी कौन सा, यानी कि निश्चित समय में तय की गई दूरी, और उसमें तय की गई दूरी में लगा समय, तो उसमें यानी कि तय करने में लगा समय, तो ये समय हो गया। तो यानी कि परिभाषा क्या निकला, चाल किसको कहते हैं
कि अब कहता है, कोई कहता है ना कि हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ, 50 का काटा गया तो क्या हुआ कि 1 घंटा यदि आप उसी रफ्तार से गाड़ी चला लो तो आप 50 किलोमीटर पहुंच जाओगे। कहीं ना तो स्पीड करनी है और ना ही स्लो करनी है। तो 1 घंटे में मैं जो 20 किलोमीटर साइकिल चलाया तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा चाल हुआ। तो कैसे हुआ, तो जैसे भी आपको दिख जाए कि किलोमीटर और ऑब्लिक घंटा, कोई जरूरी नहीं है, आपको मीटर प्रति सेकंड भी नजर आ सकता है कि आप जो है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से चल रहे हैं। 20 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में 20 मीटर, मीटर समझते हैं ना, 1000 मीटर होगा तब जो है जाकर के 1 किलोमीटर होगा। तो 20 मीटर की जो भी दूरी हो, 20 कदम आप चले तो उतना 1 सेकंड में आपने साइकिल से तय किया या बाइक से तय किया। ये हो गया। यहाँ पर 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो किलोमीटर, यहाँ भी देखिए आपको 2 चीज मिलेगा, मीटर मिलेगा और प्रति को मैंने कहा था बटे होता है, और ये सेकंड हो गया। तो मीटर जो ऊपर में हुआ तो मीटर दूरी का मात्रक है और सेकंड जो है वो समय का मात्रक है, और ये दोनों मिल करके बनाता है हमारा चाल। तो चाल का परिभाषा हो गया कि किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी एवं उसमें लगा समय के अनुपात को चाल करते हैं। क्या हो गया, फिर से देखो, किसी वस्तु द्वारा, ये वस्तु है ए से बी तक जगह पे पहुंच रहा है, तो किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी एवं उसमें लगा समय के अनुपात को चाल कहते हैं। फिर से देखो, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी एवं उसमें लगा समय के अनुपात को चाल कहते हैं। याद हो गया सबको। क्या होता है कि जब तक आप लोग समझ करके याद नहीं करोगे तो भूलते रहोगे, इसलिए क्या हो गया, किसी निश्चित समय अंतराल में, तो उसके आगे लगा देंगे कि निश्चित समय अंतराल में कौन जाएगा, कोई भी पार्टिकल, गेंद को फेंके, साइकिल को चलाए, मोटरसाइकिल को चलाए, ट्रेन को चलाए, फ्लाइट को उड़ाए, ETC, ये सभी एक पार्टिकल, एक वस्तु है। किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी एवं उसमें लगा समय के अनुपात को चाल कहते हैं। क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग चाल का जो है देख लेते हैं कि क्या होता है आपका चाल का SI मात्रक। तो आपने कल देखा था दूरी को हम लोग किससे सूचित करते थे, मीटर से, और फिर समय को सेकंड से। चाल का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और जहां भी मीटर प्रति सेकंड की बात हो, अब इसका बड़ा यूनिट ले सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा भी ले सकते हैं, उसके बाद आप मीटर प्रति मिनट भी ले सकते हैं, वो उसके बाद उसको बदलना आपका काम है। इसका इकाई यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड। अब कहेंगे कि ये तो चाल का परिभाषा बताए, औसत चाल का परिभाषा क्या होगा। औसत चाल का मतलब हो गया कि मान लिया जाए कि मैंने यहाँ से यहाँ तक चला और कोई एक और पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला, तो दोनों के बीच को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा औसत चाल। औसत चाल का मतलब हो गया कि आप किसी 2 पिंडों के बीच तय की गई दूरी, कोई एक पिंड है दूसरा पिंड है, वो दोनों तय करेगा और 2 से डिविजिबल कर देंगे, वह उन दोनों पार्टिकल का औसत चाल हो जाएगा। उसके बाद कहिएगा कि एक समान चाल क्या है। एक समान चाल का मतलब हुआ कि यदि हम चल रहे हैं तो वह समान चाल से ही चले, यानी कि यदि पहले घंटे 20 किलोमीटर चलेंगे तो अगले घंटे भी 20 किलोमीटर ही चलेंगे, ये हम लोगों का एक समान चाल हो गया। इस प्रकार से हम लोगों को चाल हो गया। चाल का मात्रक भी यहाँ पर बता दिए। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड कैसे होता है, तो दूरी का SI मात्रक मीटर हो गया और उस समय का SI मात्रक सेकंड हो गया, तो दोनों को अनुपात कर दे तो मीटर प्रति सेकंड। या फिर आपको ये भी बोले थे मीटर सेकंड पर पावर इनवर्स, इससे क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है, ये भी हो चुका है क्लास में। और असमान चाल क्या होता है, देखिए असमान चाल का मतलब हुआ पहले घंटे मैंने 10 किलोमीटर चला, दूसरे घंटे हम जो है कि 2 किलोमीटर चले, तीसरे घंटे हम जो है कि 0 किलोमीटर चले, तो समय तो हमें 3 घंटा तक लगा, लेकिन वहाँ पर समान नहीं, असमान हुआ, इसलिए ये हो गया हमारा असमान चाल। आइए अब हम लोग वेग चाल में अंतर और त्वरण और एक समान त्वरण देख करके आज हम लोगों का क्लास यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी थी क्या कि वेग समय ग्राफ, तो वेग समय ग्राफ का हमने सूत्र आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो देखिए वेग क्या होता है, अब वेग के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं।
तो देखिए हम लोगों का लिखा हुआ है विस्थापन, यदि इकाई समय में विस्थापन हो तो वह वेग कहलाता है। विस्थापन क्या हुआ आप लोगों को पता था कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो यह हम लोगों का दिशा बताती है, और दिशा बताने के क्रम में विस्थापन जो हो रही है वही हम लोगों का वेग कहलाता है। और अतः हम लोग कह सकते हैं क्या कि विस्थापन होने की प्रक्रिया इकाई समय में, इकाई समय का मतलब हो गया मान लो कि 1 मिनट में उसमें विस्थापन हो रहा है 10 मीटर, यानी कि हो गया क्या 10 मीटर पर मिनट, यही उसका वेग हो गया क्या। और फिर यदि हम कह दें कि 2 मिनट तक चला उसी रफ्तार से तो ये हो गया 20, लेकिन कितने समय में 2 मिनट में, इसलिए फिर ये दो से ये डिविजिबल हो जाएगा तो ये आपका हो गया 10 मीटर पर मिनट। तो ये आपका वेग हो गया। बस वेग में केवल एक ही चीज बताना है कि देखिए विस्थापन की बात हो गई। विस्थापन का मतलब क्या हो गया कि आप जो है कि उस रेखा पे जो जा रहे हैं उसमें दिशा आपको नजर आ जाएगी, बाकी कुछ नहीं। और चाल में क्या था कि दिशा की कोई जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पर क्या हो गया वेग, वेग का मतलब विस्थापन, इकाई समय में विस्थापन, किसी वस्तु में इकाई समय में विस्थापन होने की प्रक्रिया वेग कहलाती है। और देखिए आपका विस्थापन, विस्थापन को कहते हैं हम लोग एस, एस का मतलब आप लोग को कल भी बताए थे, या तो दूरी को या विस्थापन को, और समय इकाई समय में, और वेग को कहते हैं भी, इसलिए भी बराबर होता है एस बराबर टी। दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। अंतर यह है कि दोनों का ऐसा मात्रक सेम है। आप वेग को भी मीटर प्रति सेकंड से सूचित करते हो, चाल को भी मीटर प्रति सेकंड से सूचित करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े यूनिट पे जाइए तो किलोमीटर पर आवर बात करते हैं, तो दोनों में वही होती है। अंतर यही है कि चाल में दिशा नहीं होती है और वेग में दिशा होती है। अतः चाल को अदिश कहते हैं और वेग को सदिश कहते हैं। बस यही हो गया, ये आपका हो गया वेग। अब आइए हम लोग वेग के बाद हम लोग बात करते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण का परिभाषा से ही हम लोग एक सूत्र उस दिन साबित किए थे जो कि v बराबर u प्लस a की होता था। वेग का त्वरण का कहना है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन। तो वेग दो प्रकार के होती है, आपको पता है कि एक होती है अंतिम वेग तो और एक होती है प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग जहां मिल गया, अंतिम वेग को v कहते हैं, प्रारंभिक वेग को u कहते हैं। और जब यह परिवर्तन होता है तो परिवर्तन को अंतिम वाले में पहले वाले को घटा देते हैं, तो ये परिवर्तन हो गया। और क्या कहते हैं समय के साथ, तो समय को t कहते हैं और त्वरण को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, ACCELARATION, एक्सेलरेशन मतलब होता है त्वरण। और त्वरण को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। तो क्या हो गया, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए थे, AT हुआ था, v माइनस u हुआ था, u को इधर लाइए, v बराबर आपका हो जाएगा u प्लस AT। ये फर्स्ट समीकरण हम लोग साबित किए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों का त्वरण तक का आज का क्लास क्लियर हो गया। अगले दिन फिर हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।